जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार MSF भी एजुकेशन पर। दोस्तों तो मैं बात करता हूं कि हमने पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा। तो हमने पिछली क्लासेस में प्रागैतिहासिक काल को जाना। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में किन्होंने बांटा था? तो वैज्ञानिक का नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया था। जैसे हमने बात की पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों तो हमने पिछली क्लासेस में बात की है पुरापाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है। दोस्तों कैसे पुरापाषाण काल में लोग नग्न अवस्था में रहते थे, कैसे उनके पास बस्तियां नहीं थी, उन्होंने कैसे आग की खोज की, कैसे उन्होंने बस्तियों के बारे में जाना, कैसे वो मछली शिकार वगैरह करने लगता है। दोस्तों कैसे उसका साथी कुत्ता बना। दोस्तों उसके बाद हम आज बात करेंगे आपके आने वाली क्लासेस जिसका नाम है नवपाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल। दोस्तों तो नवपाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का ही वर्णन है ना। क्योंकि क्लासेस लंबी हो जाती हैं इसलिए दोस्तों हम इनको 2 भागों में लेकर चल रहे हैं। तो ताम्रपाषाण काल के साथ हम नवपाषाण काल भी पढ़ेंगे और नवपाषाण काल के साथ हम ताम्रपाषाण काल भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलिए तो समय गवाए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लासेस नवपाषाण काल की। दोस्तों तो नवपाषाण काल, दोस्तों हमारी क्लासेस है आज की क्या, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? तो क्या बताएंगे? न्यूलिथिक पीरियड। क्या बोलते हैं? न्यूलिथिक पीरियड दोस्तों, या न्यूलिथिक एज भी हम कह सकते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। दोस्तों बात करें इसका नाम नवपाषाण काल कैसे पड़ा, इसे न्यूलिथिक क्यों कहा गया। दोस्तों तो चलिए देखते हैं इसका नाम कैसे पड़ा। तो देखो न्यूलिथिक, ये जो न्यू वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इससे न्यू वर्ड का मीनिंग अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है नवीन। क्या अर्थ होता है दोस्तों? नवीन। नवीन मतलब होता है नया। क्या होता है? नवीन का अर्थ होता है नया। और ये जो शब्द है न्यू, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये यूनानी भाषा का शब्द है। दोस्तों किस लैंग्वेज का वर्ड है न्यू? तो दोस्त क्या बताएंगे? यूनानी भाषा का वर्ड है न्यू, और उस न्यू शब्द का अर्थ होता है नवीन। नवीन मतलब क्या दोस्तों? नया। और उससे मिलकर क्या बनता है? नवपाषाण काल बना। दोस्तों क्या बना? नवपाषाण काल बना। नवपाषाण काल के बारे में किन्होंने बताया? तो नवपाषाण काल के बारे में प्राइमरोज नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे दोस्तों? प्राइमरोज। तो बताना, प्राइमरोज नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1842 में, कब दोस्तों? 1842 में, जगह का नाम है कर्नाटक, कर्नाटक के लिंगसुगुर। क्या है दोस्तों? लिंगसुगुर। तो लिंगसुगुर नामक स्थान से इन्होंने इस समय के उपकरण के बारे में बताया कि नवपाषाण काल में कैसे उपकरण का वर्णन किया गया, कैसे उपकरण पाए गए। दोस्तों तो इन्होंने किसने बताया था? तो बताएंगे लिंगसुगुर में प्राइमरोज नामक वैज्ञानिक ने किसके बारे में बताया? नवपाषाण काल के बारे में बताया। दोस्तों याद रखिएगा। बात करें हम आगे कि नवपाषाण काल में हमको जो साक्ष्य मिलते हैं, नवपाषाण काल के साक्ष्य कौन से थे? तो नवपाषाण काल में दोस्तों कृषि के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल में किसके साक्ष्य मिले हैं? तो क्या बताएंगे? कृषि के साक्ष्य मिले। तो नवपाषाण काल हमारे लिए IMP इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से मानव ने कृषि करना सीख लिया। और आपको भी पता है कि मानव द्वारा बोई गई या कृषि की गई पहली फसल कौन सी थी दोस्तों? जौ की खेती इन्होंने की थी। कौन सी थी? जौ। ठीक है, याद रखेंगे। फिर बात करेंगे हम गेहूं की उत्पत्ति हुई। तो गेहूं की यहाँ पर 3 किस्में भी देखी जाएंगी, है ना। चावल की 2 किस्में देखी जाएंगी। धान की खेती, धान से चावल बना। दोस्तों ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि नवपाषाण काल में जो साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य किसके मिलते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले? तो कहना मेहरगढ़। जगह का नाम क्या बताएंगे? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो बताना। मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। और पाकिस्तान में यहाँ जो नदी थी वो नदी कौन सी है? तो कहना बोलन नदी के किनारे। बोलन
नदी। तो इस बोलन नदी के किनारे किसके साक्ष्य मिले हैं? तो कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और जगह का नाम क्या है? तो मेहरगढ़ में मिले हैं दोस्तों। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। तो इस प्रकार यहाँ पर मानव ने किसके बारे में बताया? तो कृषि के बारे में बताया। और जो प्राइमरोज नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस समय के उपकरणों के बारे में बताया। इसलिए कहा जाता है कि नवपाषाण काल का जनक कौन है? तो प्राइमरोज जी है। याद रखेगा, चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे लिखा है इधर कि भारत में नवपाषाण काल का जनक किसे कहते हैं? प्राइमरोज जी को कहा जाता है। जो प्राइमरोज थे, इन्होंने किसके बारे में बताया था? तो इन्होंने नवपाषाण काल के बारे में बताया। कब बताया? तो 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगुर स्थल से इस काल के क्या खोजे दोस्तों? तो इस काल के उपकरण खोजे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ उपकरण क्या मिले? तो कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों? अभी जस्ट हमने पीछे बात की, मेहरगढ़ से मिले। और ये जो मेहरगढ़ है दोस्तों, ये मेहरगढ़ सबसे प्राचीन बस्ती भी मानी गई है, ये भी याद रखना। ये क्या मानी गई है? तो ये प्राचीन बस्ती भी मानी गई है। यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रागैतिहासिक काल या नवपाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्ती कौन सी थी, तो आपका आंसर होना चाहिए मेहरगढ़। ठीक है दोस्तों। बात करें हम कोल्डी हवा। तो कोल्डी हवा जो है, ये कोल्डी हवा कहाँ पड़ता है? तो कोल्डी हवा बताएंगे कि ये जो कोल्डी हवा है सर, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यूपी इलाहाबाद, जिसका नाम वर्तमान क्या है दोस्तों? प्रयागराज। तो इलाहाबाद यूपी में कोल्डी हवा नामक स्थान है। वहां से किस फसल के साक्ष्य मिले हैं? तो वहां से धान के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। किसके साक्ष्य मिले हैं? धान के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर धान, क्योंकि पहले चावल तो डायरेक्ट मिल नहीं सकता दोस्तों, हमें धान मिलेगा। आप देखते हैं धान क्या होती है, तो एक भूसी टाइप होता है जिसमें चावल अंदर होता है, ऊपर एक कवर लगा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? धान कहा जाता है। जब उस कवर को अलग किया जाता है तो उससे क्या निकलता है? चावल निकलता है। तो ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। चलिए बात करें आगे कि नवपाषाण काल के निवासी अपना स्थायी घर बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो हमने पूरा पाषाण काल देखा। उधर जो इंसान, जो मानव थे, उनके पास में कोई भी मकान, घर, बस्तियां नहीं थी। मध्य पाषाण काल में आकर धीरे धीरे उन्होंने बस्तियों के बारे में जाना। और जब नवपाषाण आ गया तो नवपाषाण काल में वो स्थायी घर बनाने लगे दोस्तों। ठीक है, मध्य पाषाण काल में उनके पास कोई स्थायी घर नहीं हुआ करते थे, तंबू बना लिए जाते थे, पेड़ पौधों पर रहते थे। लेकिन नवपाषाण काल जब आया तो इधर का मानव जो है वो स्थायी घर बनाने लगा और स्थायी घर बनाकर रहने लगता है दोस्तों। ये कहाँ मिलता है? हमें नवपाषाण काल में देखने को मिला। बात करते हैं हम आगे। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में जब आए तो यहाँ पर पहिए का आविष्कार हो गया था दोस्तों। पहिए का आविष्कार मानव ने कैसे किया होगा? तो जब मानव पहाड़ों पर रहता था, पहाड़ियों पर रहता था, तो पहाड़ियों से जब वो नीचे की तरफ आता होगा तो कैसे दोस्तों? जब उससे चलते ही नहीं बनता था तो वो लुढ़कता पुढ़कता हुआ कहाँ की तरफ आता है? पहाड़ से नीचे की तरफ आता है। तो जब उसने लुढ़कना पुढ़कना सीखा तो वो समझ गया कि हम कोई एक चक्का बना सकते हैं, कोई एक पहिया बना सकते हैं जो इस प्रकार लुढ़कता हुआ चलेगा। तो मानव ने किसका आविष्कार कर दिया? पहिए का आविष्कार कर दिया। उस समय का मानव बहुत बुद्धिमान था दोस्तों, बहुत बहुत बुद्धिमान था, बुद्धि का प्रयोग करता था। ठीक है, आज का मानव भी बुद्धि का प्रयोग करता है। आप देखते हैं कैसे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं दोस्तों, वैसे ही उस समय का मानव था। मानव ने पहिया बना दिया। क्या बना दिया? पहिया। तो इधर आप देख रहे हैं ये जो पहिया है ये कब मिला? तो कहना नवपाषाण काल में पहिए के बारे में बताया गया। पहिए के साक्ष्य देखने को मिले हैं। पूजन के साक्ष्य, यहाँ से पूजन के साक्ष्य भी दोस्तों देखने को मिले हैं। तो जो पूजन के साक्ष्य होते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये किसकी पूजन करते हैं? ये मातृ देवी की पूजन करते हैं। किसकी पूजन करते हैं? ये मातृ देवी की पूजन करते हैं। तो इनके पास उस समय कोई ऐसा विशेष कुछ वो तो नहीं होता था कि ये इस देवी देवता की पूजन करते थे। ये क्या करते थे? मिट्टी से एक मूर्ति बना लिया करते थे और उस मूर्ति को नाम देते हैं ये मातृ पूजन। तो कह दिया गया है कि ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इधर आप जो मूर्ति देख रहे हैं यही वो मूर्ति है जिसे मातृ देवी कहा गया है। तो इस प्रकार इन्होंने मूर्ति बनाई और मूर्ति बनाकर ये क्या करने लगे? पूजन करने लगे दोस्तों। ठीक है, बात करें शिल्प का प्रयोग। तो इस समय मानव को शिल्प का प्रयोग हो गया था और वो मिट्टी के शिल्प बनाना शुरू कर देता है। किसके शिल्प? मिट्टी के। इधर आप देख सकते हैं इस प्रकार वो शिल्प बनाने लगते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने मिट्टी के शिल्प बनाना भी शुरू कर दिया था दोस्तों।
क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार किस काल से हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए नवपाषाण काल से हुआ दोस्तों। शिल्प का प्रयोग किस काल में किया गया, नवपाषाण काल में किया गया दोस्तों। मातृ देवी पूजन कहाँ से प्रचलित हुआ, नवपाषाण काल से प्रचलित हुआ, जिसकी हम और आगे विस्तृत में बात करेंगे दोस्तों जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। उधर हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज हुआ करता था वो मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। कैसे, माताएं उधर सर्वप्रथम बहुमूल्य हुआ करती थी दोस्तों। जैसे वैदिक काल आएगा, वैदिक काल में समाज पितृ सत्तात्मक हो जाएगा, वैसे ही जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उधर क्या था, मातृ सत्तात्मक था दोस्तों। तो मातृ देवी प्रचलित थी, है ना, मातृ देवी पूजन जो है ये प्रचलित हो गई दोस्तों। इधर आके बात करते हैं हम आगे। तो नवपाषाण काल में जो मानव हुआ, हमने बात की कि इधर का जो मानव है वो किस प्रकार के आवास बनाने लगा दोस्तों, तो इसकी स्थायी आवास शुरू हो जाते हैं दोस्तों। कौन से आवास, स्थायी आवास। तो इधर आप देख रहे हैं पिकलीहर हल्लूर। तो जो पिकली हल्लूर है ये स्थल है, मतलब ये एक जगह का नाम है। और पिकलियर हल्लूर जो मिला दोस्तों ये कहाँ पर मिल रहा है, तो कहना है ये कर्नाटक में मिला, है ना। ये किस राज्य का है, तो ये कर्नाटक का है दोस्तों। बात करें उतनूर की, तो उतनूर कहाँ का है दोस्तों, तो उतनूर तेलंगाना का है। उतनूर कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में। चिरांद की बात करें दोस्तों, तो चिरांद कहाँ पर है, बिहार में। अगर आपसे पूछ ले चिरांद किस नदी के मुहाने पर है, तो आपको बताना है गंगा नदी। यहाँ कौन सी नदी, तो गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे पर पुरापाषाण काल का कौन सा स्थल देखने को मिला है दोस्तों, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो स्थल मिला है वो स्थल कौन सा है, तो वो है चिरांद। बात करें गुफ्फ कराल, तो गुफ्फ कराल जो है दोस्तों ये गुफ्फ कराल कहाँ का है, तो गुफ्फ कराल है आपका J&K। J&K बोले तो दोस्तों जम्मू कश्मीर, और यहाँ से गर्तावास मिले हैं। यहाँ से क्या मिले हैं, तो गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है गड्ढे वाले घर, गड्ढे वाले आवास या गड्ढे वाले घर भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ जो मानव था वो गुफ्फ कराल जम्मू कश्मीर के पास पहुंचता है और उधर क्या करता है, जो पहाड़ होते थे उन पहाड़ों में गड्ढे बना लेता है और गड्ढे बनाकर अपने जो साथ में साथी होते हैं उन सबको उस गर्तावास में रोक लेता है। जब कोई शिकारी जानवर आता है, ऊपर से कोई जानवर यहाँ से उधर जाता है या जानवर इनकी तरफ देखता है, तो ये क्या करते हैं, हमने पीछे बात की थी कि इन्होंने तीर कमान बनाना शुरू कर दिए। तो इनके पास जो तीर होते हैं दोस्तों ये उस गर्तावास में नीचे बैठे होते हैं और ऊपर की तरफ ऐसे मारकर उन जानवरों का शिकार करते हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ पर गड्ढे वाले घर देखने को मिले हैं, गर्तावास इन्हीं को कहा जाता है। तो गर्तावास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो बताना गुफ्फ कराल। गुफ्फ कराल कहाँ पड़ता है, J&K जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। बात करें बुर्ज होम, बुर्ज होम भी कहाँ का है, श्रीनगर। श्रीनगर बोले तो कहाँ, जम्मू कश्मीर। कश्मीर श्रीनगर। बुर्ज होम में क्या मिला दोस्तों, तो हमने पीछे बात की है कि बुर्ज होम में मानव के साथ, मानव के साथ, मानव के साथ किसको दफनाया गया दोस्तों, तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या मिला, तो क्या बताएंगे कि बुर्ज होम नामक स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। ठीक है, हमने ये पीछे भी बात की थी कि जब मानव मरता था तो उसका जो साथी कुत्ता होता था उसे भी उसके साथ में दफना दिया जाता था दोस्तों। तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, इसके साक्ष्य बुर्ज होम से मिले हैं दोस्तों। बात करते हैं हम दाओ जली हेडिंग। तो दाओ जली जो हेडिंग है दोस्तों ये कहाँ का है, तो कहना ये असम का स्थल है। कहाँ का स्थल है ये, असम का स्थल है दोस्तों। यहां से जेडाइट पत्थर, यहां से कौन से पत्थर मिले हैं दोस्तों, यहां से जेडाइट पत्थर के साक्ष्य मिले। तो जैसे हमने बात की थी कि क्वार्टजाइट पत्थर जो होते हैं, मानव ने कैसे पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग किया। क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करने के बाद जब वो मध्य पाषाण काल में पहुंचता है तो वहां पर आपने जैस्पर वाले पत्थर देखे थे। ठीक है, तो जैस्पर, फ्लिंट इन पत्थरों का प्रयोग करता है। लेकिन जैसे ही वो मानव नवपाषाण काल में आता है तो
तो नवपाषाण काल में आया। तो यहाँ दाओजली हेडिंग नामक जो स्थल है असम में पड़ता है। इधर से कौन से पत्थर मिले दोस्तों? जैडाइट पत्थर मिलना शुरू हो गए। तो यहाँ मानव ने जैडाइट पत्थर का प्रयोग किया। हथनौरा, हथनौरा कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हथनौरा स्थल पड़ता है। जहां से क्या मिला? तो मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले दोस्तों। हमने पीछे भी बात की थी इसकी। यहां से क्या मिले हैं? तो मानव खोपड़ी के साक्ष्य। तो मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ मिले दोस्तों? हथनौरा मध्य प्रदेश में। और जो होशंगाबाद जिला है नर्मदापुरम, जिसका क्वेश्चन बनता है कि भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म केंद्र कहां पर है या मानव जीवाश्म कहां पर है? तो दोस्तों बताएंगे होशंगाबाद नर्मदापुरम में है दोस्तों। स्थल कौन सा है? हथनौरा। इसको याद रखेंगे, इसका क्वेश्चन बन जाता है। बात करें हम आगे और स्थल कौन से थे, तो ये स्थल जो हैं, ये कौन से स्थल है दोस्तों जहां मानव ने स्थायी आवास शुरू कर दिया। मतलब मनुष्य ने, जो मानव था, उसने स्थायी घर बनाने शुरू कर दिए थे दोस्तों, है ना। पहले बात की, उसके बाद स्थायी घर नहीं थे, लेकिन नवपाषाण काल में जैसे ही आया तो उसने स्थायी आवास शुरू कर दिया। बात करें आगे, तो नवपाषाण कालीन स्थल, नवपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इधर लिखा हुआ है महदया। क्या लिखा है दोस्तों? महदया। तो महदया नामक स्थान से क्या मिला है? तो महदया नामक स्थान से बताएंगे कि यहां से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। किसकी खेती मिली है दोस्तों? धान की खेती के प्रमाण मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं। जगह का नाम क्या बताएंगे? महदया। महदया कहाँ पड़ता है दोस्तों? कोल्डी हवा के पास, ठीक है, मतलब यूपी के स्थान महदया में इसके साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। बात करें हम कि भैया नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा जो स्थल है, यहां से नवपाषाण संस्कृति का विकास होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। क्या? नागार्जुन कोंडा, यहां से क्या मिला? तो नवपाषाण संस्कृति के प्रमाण, यहां से नवपाषाण संस्कृति के प्रमाण देखने को मिले हैं दोस्तों, ठीक है। फिर बात करते हैं हम मेहरगढ़। अभी हमने जस्ट पीछे बात की थी, मेहरगढ़ नामक जो स्थान है, मेहरगढ़ नामक स्थान से किसके साक्ष्य मिले हैं दोस्तों? तो क्या बताओगे? कृषि के साक्ष्य मिले हैं। किसके? कृषि के साक्ष्य मिलना शुरू हो गए। मेहरगढ़ कहां पर पड़ता है? तो क्या बताएंगे? पाकिस्तान। किस नदी के किनारे? तो बोलन नदी के किनारे इसके साक्ष्य मिलना शुरू हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। यहां पर लिखा है पेयमपल्ली। पेयमपल्ली कहाँ दोस्तों? आपका, हम कह सकते हैं कि कर्नाटक बेंगलोर के पास का कोई स्थल रहा होगा पेयमपल्ली। पेयमपल्ली से कपड़े निर्माण का प्रथम साक्ष्य मिला है दोस्तों। तो इधर जाकर मानव ने कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, है ना। तो यहाँ से कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। फिर दोस्तों हमने पीछे बात की थी सगन कल्लू या सगन कुल्लू जिसे कहते हैं। सगन कुल्लू से क्या मिला है? तो सगन कुल्लू, इधर से किसके साक्ष्य मिले हैं दोस्तों? तो इधर से मृद भांड मिला है। क्या मिला है? तो इधर से मृद भांड मिला है। मृद भांड मतलब क्या दोस्तों? मिट्टी के बर्तन मिलने के साक्ष्य इधर से प्रारंभ हो गए हैं। तो इस प्रकार नवपाषाण कालीन जो स्थल है वहां, जैसे इधर हस्तिनापुर लिखा है, तो जो हस्तिनापुर है दोस्तों, हस्तिनापुर से क्या? कंगन चूड़ी मिलने के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। कालीबंगा से भी चूड़ियां मिली है। कालीबंगा को हम आगे देखेंगे जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से हम कह सकते हैं कि मानव की जो बस्ती है और मानव का जो विकास है, मानव का जो जीवन यापन है, वो शुरू हो गया है दोस्तों, जो हमें आगे सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। क्या होता है, हम अधिकांश जो पढ़ते हैं वो सीधा हम इतिहास को सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू कर लेते हैं। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो हमको समझ नहीं आता है कि कैसे चूड़ियों के साक्ष्य मिले होंगे, कैसे मानव रहा होगा, कैसे बस्तियां बनी होंगी, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा गया, क्योंकि दोस्तों इसकी जानकारी हमको होती नहीं है। हम क्या करते हैं, सीधा सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा इतिहास जो शुरू हुआ है वो कहाँ दोस्तों? हमने प्रागैतिहासिक काल से इस इतिहास को उठाया है कि प्रागैतिहासिक काल जैसे ही हमारा होता है तब हम जाके मध्य ऐतिहासिक काल पे जाएंगे, फिर हम बात करेंगे सारी चीजों की। क्लियर हुआ दोस्तों? तो हम बात कर रहे हैं नवपाषाण कालीन स्थल की। आगे हम बात करें कि नवपाषाण कालीन स्थल में क्या क्या मिला। तो जैसे कि दोस्तों हमने अभी पीछे बात की थी कि बुर्ज होम,
क्या बात की, बुर्ज होम कहाँ पड़ता है, तो बताएंगे कश्मीर में पड़ता है सर। और इसके जो साक्ष्य हैं यहाँ से क्या मिला है, तो हमने बात की कि यहाँ से गर्दावास मतलब क्या दोस्तों, गड्ढे के घर, मतलब गड्ढे वाले जो घर होते हैं उसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और इधर लिखा है कि यहाँ कब्रों में मनुष्य के साथ पालतू पशु कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं दोस्तों, इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ लिखा है कि जो गर्दावास घर है इनको खोजने का साक्ष्य किसे जाता है, तो उनका नाम याद रखना, डी टेरा व पीटरसन। कौन कौन थे, तो याद रखना दोस्तों, डी टेरा और पीटरसन, डी टेरा और पीटरसन को साक्ष्य, इसके प्रमाण का जनक कहा गया या इनको प्रमाण दिया गया कि इन्होंने इसके बारे में बताया था 1935 में दोस्तों, ये भी याद रखना। बात करें हम आगे गुफ्फ कराल। गुफ्फ कराल मतलब क्या, इसमें लिखा है कुम्हार की गुफा। गुफ्फ कराल का मतलब क्या, कुम्हार की गुफा। तो गुफ्फ कराल भी कहाँ पड़ता है दोस्तों, कश्मीर में पड़ता है ना। गुफ्फ कराल हमको कश्मीर में देखा, गर्दावास गड्ढे वाले घर, ये भी यहाँ से हमको साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। यहाँ से मृद भांड सिलभट्टा, तो ये भी याद रखिएगा कि इधर से क्या मिला है, सिलबट्टा। सिलबट्टा जो हम देखते हैं घरों में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, सिलबट्टा, है ना। कि कोई ऐसे हमारे पास में क्या होती है एक उसको क्या बोलते हैं, अरे इसका नाम नहीं आ रहा यार, कमेंट करके बताना। सिलबट्टे में जो हम एक ऊपर जो लुढ़िया जिसे कहते हैं ना, जिससे हम मसाला वगैरह बांटते हैं, है ना, तो ये वो हमारे पास होती है, वो सिलबट्टा होता है। वर्तमान में तो अब सिलबट्टा कूटने वाला भी आ गया है ना। तो ये सिलबट्टे के साक्ष्य मिले हैं। यहीं से क्या मिला है दोस्तों, तो यहाँ से सुई प्राप्त हुई है। क्या है, सुई प्राप्त हुई है। हड्डी से निर्मित थी वो दोस्तों, जो सुई जो वर्तमान में हम प्रयोग कर रहे हैं, जो सुई होती है जिससे आप कपड़े को सिलते हैं, तो ये भी याद रखना। इधर जो सुई मिली है कहां पर दोस्तों, यहां लिख दे रहा हूं, गुफ्फ कराल से। तो गुफ्फ कराल से जो सुई मिली है, ये जो सुई है, ये सुई किसकी बनी होती थी, हड्डी, हड्डी से निर्मित। तो हड्डी से निर्मित जो सुई है ये कहां से मिली है दोस्तों, ये गुफ्फ कराल से मिली है, याद रखिएगा, है ना। मसाला पीसने का सिलवट्टा भी मिला है, और मटर के दाने मिले हैं, मसूर आदि ये सब चीजें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ से क्या, कृषि के साक्ष्य हमको देखने को मिले हैं, है ना। और मेहरगढ़ में ही बताया गया कि यहाँ से मानव ने प्राचीनतम जीवन के साक्ष्य मिले हैं, मानव के प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य यहाँ से मिलना शुरू हो गए दोस्तों। इधर लिखा है कि इस स्थल से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। मेहरगढ़ से गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों के प्रमाण कहां से मिले हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए दोस्तों। फिर हमने बात की महदया। महदया, या हम जैसे कह सकते हैं कि महदया कर्नाटका का है, गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं दोस्तों, आपका आंसर होना चाहिए महदया। महदया किस राज्य में पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। बात करें हम आगे, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ दोस्तों, यूपी, कर्नाटक। कोल्डी हवा कहाँ पर, यूपी, कर्नाटक। यहां से क्या मिला, तो यहाँ बेलन नदी के तट पर स्थित है। ये कहां पर स्थित है, तो याद रखना, कोल्डी हवा, बेलन नदी, ये बेलन नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, है ना। तो जौ धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। तो कोल्डी हवा का याद रखना, कोल्डी हवा भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यदि कृषि का साक्ष्य माना गया है तो वो क्या माना गया दोस्तों, कोल्डी हवा। जहां से किसकी खेती हुई, धान की खेती हुई। याद रखना, धान की खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य विश्व में किसे कहा गया है, तो कोल्डी हवा को कहा गया है, जो कहा, यूपी में स्थित है। ये कर्नाटक में नहीं है, ये यूपी इलाहाबाद में स्थित है दोस्तों। तो कई बार क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। सगन कुल्लू कहाँ पर है, कर्नाटक में है, मैसूर के निकट स्थित है दोस्तों। यहाँ से राख के टीले का, हमने पीछे बात की थी सगन कुल्लू से क्या मिला है, तो राख के टीले मिले हैं दोस्तों, राख के टीले का साक्ष्य मिला है। पिकली हल, यहाँ से क्या मिला दोस्तों, तो यहाँ पर गाय, बैल, बकरी, भेड़, इन पशुपालनों के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, ठीक है। तो कहां पर, पिकली हिल। पिकली हिल कहां पड़ता है दोस्तों, कर्नाटक। तो यहाँ से गाय,
बैल, बकरी, भेड़ आदि जो पशु हुआ करते थे उनके साक्ष्य मिले कि यहाँ पर इनका पशुपालन भी होता था दोस्तों, है ना। सारू तारू की बात करें हम तो सारू तारू कहाँ, असम में है। तो यहाँ पर कुल्हाड़ी और मृद भांड प्राप्त हुए हैं दोस्तों। बात करें हम चिरांद, चिरांद कहाँ, बिहार, अभी हमने जस्ट बात की थी, गंगा नदी के किनारे पर है। तो यहाँ पर क्या मिले हैं दोस्तों चिरांद से, तो यहाँ से बैल, हाथी, बारहसिंगा, गैंडा आदि पशु मिले। और बांस बल्ली की झोपड़ियां मिली हैं, जो बांस से निर्मित झोपड़ियां हुआ करती थी, वो झोपड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये चिरांद से मिले हैं दोस्तों, है ना, बिहार से, चिरांद से। बात करें दाऊ जल्ली, दाऊ जल्दी कहाँ का है दोस्तों, असम सा। तो असम में कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। तो इस हम ये कह सकते हैं कि नवपाषाण काल जब आया तो नवपाषाण काल में सबसे ज्यादा साक्ष्य मिलना शुरू हो गए कृषि के। सब जगह अलग अलग जगहों से कृषि के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आपको ये याद रखना है, या मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा तो मैंने जो मुख से बोला है आप उसको नोट करते हुए चले, कहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं हम आगे। तो ताम्रपाषाण काल, यहां हमारा नवपाषाण काल समाप्त हुआ दोस्तों। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ताम्रपाषाण काल की। तो ताम्रपाषाण काल क्या था दोस्तों, ताम्रपाषाण काल का समय क्या हुआ करता है, तो ताम्रपाषाण काल का समय बोलना दोस्तों कि नवपाषाण काल के बाद, नवपाषाण काल के बाद एवं सिंधु घाटी सभ्यता के पहले, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का समय, ठीक है। नवपाषाण काल समाप्त होता है, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत होती है, उसे क्या कहते हैं, ताम्रपाषाण काल कहते हैं दोस्तों। जहां हमने पीछे बात की थी कि जो समय है, जो समय हमने देखा था दोस्तों, वो क्या था, 4000 बीसी से 2500 बीसी के बाद का जो समय, या 4000 बीसी और 2500 बीसी के बीच का जो समय है, वो क्या कहलाएगा, ताम्रपाषाण काल कहलाएगा। जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। क्या बोलते हैं, चाल्कोलिथिक एज कहते हैं दोस्तों। तो ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण का मतलब क्या होता है, तो ताम्र का मतलब होता है दोस्तों तांबा। ताम्र का मतलब क्या होता है, तो दोस्त क्या बताएंगे, तांबा। बात करें दोस्तों पाषाण, तो पाषाण का अर्थ क्या होता है, तो पाषाण का अर्थ क्या होता है, पत्थर। मतलब है कि ताम्र पाषाण काल में हम वो बिंदुओं के बारे में बात करेंगे जहां पर तांबे के बारे में बताया गया और पत्थरों के बारे में, क्योंकि पत्थर युग तो दोस्तों हम पुरा पाषाण काल से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पुरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बने, फिर मध्य पाषाण काल आया, फिर हमने नवपाषाण काल देखा दोस्तों, है ना। वैसे ही इधर हम बात करें उसके बाद ताम्र पाषाण काल आएगा, तो इधर तांबे की बात होगी और पत्थर की बात होगी, तो इधर तांबा पत्थर मिक्स चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तांबे के साक्ष्य मिलना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो यहां से हम बात कर रहे हैं ताम्रपाषाण काल की। तो ताम्रपाषाण काल में याद रखना दोस्तों, सबसे पहले मानव ने जो धातु खोजी थी, है ना, तो ताम्रपाषाण काल में मानव ने जो धातु खोजी, वो धातु कौन सी थी दोस्तों, तो वो थी तांबा। तो यह ऐसे याद रखना, मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु, ठीक है, मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु कौन सी है, तो मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु तांबा है दोस्तों। तो मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी, तो मानव ने सबसे पहले तांबे के बारे में बताया दोस्तों। तांबे के बाद मानव ने कौन सी धातु खोजी, तो याद रखना, मानव ने सबसे पहले, तो मानव ने सबसे पहले क्या खोजा दोस्तों, बताएंगे, तांबा खोजा। तांबे के बाद क्या खोजा दोस्तों, कांसा खोजा। क्या खोजा, कांस्य या कांसा खोजा। कांसे के बाद क्या खोजा दोस्तों, लोहा, ठीक है। इंग्लिश में तांबे को क्या बोलते हैं, कॉपर। कांसे को क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रॉन्ज, आप सुनते होंगे ब्रॉन्ज मेडल। लोहे को क्या बोलते हैं दोस्तों, आयरन। क्या बोलते हैं, आयरन। तो मानव ने सबसे पहले किस धातु को खोजा, आपका आंसर होना चाहिए तांबा, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, सही मिलान करने के लिए आ जाता है कि बताइए मानव द्वारा प्रयुक्त की गई धातु कौन कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, तांबा, फिर कौन सा, कांसा, फिर कौन सा दोस्तों, लोहा। इस प्रकार मानव ने इन
धातुओं को खोजा था। तांबा जो है ये प्रयुक्त होने वाली पहली धातु है दोस्तों, ये याद रखना, ठीक है। तो फर्स्ट मेटल या पहली धातु कौन सी है? तो पहली धातु जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं है वो थी तांबा। कांसा वो धातु है जिसे मिश्रित धातु कहते हैं। ये कौन सी धातु है दोस्तों? तो ये मिश्रित धातु है। मिश्रित धातु किसे कहते हैं? तो मिश्रित धातु वह है जिसमें एक दो धातुओं का मिश्रण होता है। तो बात करें कांसा जो है वो कांसा किस किस से मिलकर बनता है दोस्तों? तो कांसा किससे मिलकर बना था बताओ? कॉपर और टिन। तो यहाँ पर कॉपर तांबा, कॉपर के बाद क्या आया होगा? टिन आया होगा दोस्तों, लेकिन टिन के साक्ष्य नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि मानव ने पहले कॉपर के बाद टिन खोजा होगा। लेकिन कॉपर और टिन जब दोनों को मिलाया तो क्या बना? कांसा बना। मतलब हम कह सकते हैं कि टिन भी कहीं ना कहीं बीच में आया होगा दोस्तों। तो याद रखना कांसा में क्या क्या मिलाया, तो बताएंगे कि कांसा जो बना है सर इसमें कॉपर, तो कॉपर और टिन। कॉपर टिन मतलब हम कॉपर को क्या बोलते हो? Cu प्लस टिन हो जाएगा Sn, तो CuSn। तो Cu और Sn को जब मिलाया मतलब कॉपर टिन को मिलाया तो क्या बना? कांसा। तो मानव द्वारा पहली मिश्रित धातु कौन सी खोजी गई? तो आपका आंसर होना चाहिए कांसा। बात करें हम लोहा, तो लोहा जो है दोस्तों ये लोहा कब खोजा गया? तो लोहे के बारे में जैसे आपने क्वेश्चन सुना होगा कि आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? जब हमारे भारत में आर्यों का आगमन होगा, ठीक है, आर्य जब भूमध्य रेखा से हमारे भारत में आगमन करेंगे और उधर आकर ये सबसे पहले किस धातु के बारे में बताएंगे? तो इन्होंने लोहे के बारे में बताया। क्वेश्चन में आंसर होता है श्याम आयस। इसको क्या नाम दिया उन्होंने? श्याम आयस नाम दिया था दोस्तों, ठीक है, याद रखना कि श्याम आयस नाम दिया था लोहा। तो ये कहां पर खोजा गया? तो याद रखना ये वैदिक काल में खोजा गया था। ये कहां खोजा गया? वैदिक काल में खोजा गया। तो वैदिक काल में खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा थी दोस्तों, ठीक है। तो ये कहां? अंतरजी खेड़ा का नाम सुना है? अंतरजी खेड़ा एटा यूपी में है ना। ये कहां पर? तो बताना अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा जगह है एटा, तो एटा नामक स्थान जो कहां पर है? यूपी में है। तो यहाँ पर वैदिक काल में सबसे पहले जो साक्ष्य लोहे के मिले वो कहां पर मिले? अंतरजी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश में मिले हैं। तो ये धातु कब खोजी गई? वैदिक काल में खोजी गई। इसको क्या बोला गया? श्याम आयस कहा गया था। हम वैदिक काल में इसकी बात करेंगे कि मानव ने कौन सी धातु कांसे के बाद खोजी थी, तो वो क्या थी? लोहा थी दोस्तों। तो यहाँ तक हम आशा करते हैं कि जितना हम पढ़ा रहे हैं आपको ये सभी समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आ रहा है ना? तो आ रहा है तो दोस्तों कमेंट क्यों नहीं करते हो आप लोग? कमेंट करो और हमको बताओ कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है। यदि मेरा पढ़ाना समझ में नहीं आ रहा हो तो वो भी बताएं कि सर नहीं आ रहा समझ में। प्लीज दोस्तों सपोर्ट करो। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, सिर्फ मिल जाए हमको सब। तो यार सब तो हम दे ही रहे हैं, हमारे लिए भी तो कुछ दे दो, थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, आपका प्यार दीजिए, सपोर्ट करें दोस्तों, है ना। ऐसे थोड़ी बनता है, आप भी सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। आप सपोर्ट तो कीजिए दोस्तों, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अच्छी लगती है क्लासेस तो लाइक जरूर किया करो यार। लाइक करने में क्या होता है ना, लाइक किया करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ताम्र पाषाण काल में हम बात करेंगे। तो ये सब आपको याद होना चाहिए कि नव पाषाण काल के बाद और सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का समय क्या कहलाएगा? ताम्र पाषाण काल कहलाएगा। ताम्र मतलब क्या? तांबा। पाषाण मतलब क्या होता है दोस्तों? पत्थर। तो मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु कौन सी थी? याद रखेंगे तांबा। फिर बात करेंगे हम कि जैसे तांबा पहली धातु होगी, तांबे के बाद क्या खोजा? कांसा। मिश्रित धातु किसे कहते हैं? कांसे को कहते हैं। किससे मिलकर बनती है? कॉपर और टिन से मिलकर बनती है। लोहा। लोहा किस काल में खोजा गया? वैदिक काल में। कहां पर पाया गया? तो अंतरजी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश में पाया गया दोस्तों। तो इस चीज को याद रखना। तो दोस्तों अगर आपको आवाज जो पी पी पों आवाज आती है ना, तो उससे परेशान नहीं होना। आप सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान दीजिए, इस बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए, क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। आवाजों पर ध्यान नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये आजू बाजू में वायरस होते हैं, है ना, तो वायरसों से परेशान नहीं होना है, आपको पढ़ाई करना है बढ़िया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात करें कि ताम्रपाषाण काल की प्रमुख जो संस्कृति हुई, वो संस्कृति कहाँ कहाँ हमको देखने को मिली दोस्तों। प्रमुख संस्कृति की हम बात कर रहे हैं कि प्रमुख संस्कृति कौन कौन सी थी। तो जैसे दोस्तों गणेश्वर संस्कृति है, आहार संस्कृति, जिसे आहड़ संस्कृति भी कहते हैं, है ना, आहड़ संस्कृति, आहार, इसी को आहार कहते हैं, गुलुंद संस्कृति, बालाथल संस्कृति, ये कहाँ कहाँ की संस्कृति है दोस्तों। और यहाँ से हमको क्या मिला, तो गणेश्वर संस्कृति ये कहाँ की संस्कृति है दोस्तों, याद रखना राजस्थान। आरजे लिख दे या रुको, राजस्थान लिख ही दे रहे हैं भैया, क्या मतलब आप लोग बुरा मान जाए, है ना, क्योंकि हमको तो आपका ध्यान रखना है लेकिन आपको हमारा ध्यान नहीं रखना है। गणेश्वर संस्कृति कहाँ मिली है दोस्तों, तो बताएंगे ये राजस्थान की संस्कृति है। बात करें आहार संस्कृति, या इसको आहार संस्कृति भी कहते हैं, ये दोनों चीजें याद रखना दोस्तों ना, कहीं कहीं आहार संस्कृति लिखा रहता है, कहीं कहीं आहार संस्कृति लिखा रहता है, तो दोनों चीजों को आपको याद रखना है। तो ये संस्कृति कहाँ की है, तो ये संस्कृति भी दोस्तों राजस्थान की है। ये संस्कृति कहाँ पर है, राजस्थान की संस्कृति है। इस आहार का प्राचीन नाम क्या था, क्वेश्चन यदि बन जाएगा कि आहार का प्राचीन नाम क्या था, तो आपको बताना है कि जो आहार संस्कृति है इसका प्राचीन नाम दोस्तों, इसका प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, याद रखना ताम्रवती। क्या था, ताम्रवती। ताम्रवती क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर किसके साक्ष्य मिले थे दोस्तों, तांबे के। उस तांबे के कारण इस जगह को नाम दिया गया था ताम्रवती। याद रखिएगा, ताम्रवती जो सबसे प्राचीन नाम है, तो ताम्रवती किसका प्राचीन नाम है, आहड़ संस्कृति का नाम है, या आहड़ संस्कृति का प्राचीन नाम क्या है, ताम्रवती है। क्यों, क्योंकि यहां से क्या मिला, तांबा मिला दोस्तों। बात करते हैं गिलुंद संस्कृति, तो ये जो गिलुंद संस्कृति है, ये संस्कृति भी कहाँ की है दोस्तों, राजस्थान की संस्कृति है। गिलुंद संस्कृति की बात करें तो गिलुंद संस्कृति से हमको क्या मिली है, तो आपने पीछे बात की कि मनुष्य जो था, मानव जो था उस समय का, उसने बस्ती बनाना शुरू कर दिया था, उसने स्थायी घर बनाने शुरू कर दिए। जब स्थायी घर बनाने शुरू कर दिए तो उसके पास ईंटें भी तो होंगी ना, क्या, ईंटें। तो ईंटें कैसी बनना शुरू हो गई दोस्तों, पकी हुई ईंटों के साक्ष्य। तो पकी हुई ईंटों के साक्ष्य किस संस्कृति से मिले हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए गिलुंद संस्कृति से मिले हैं। और गिलुंद संस्कृति कहाँ की संस्कृति है दोस्तों, तो गिलुंद संस्कृति राजस्थान की संस्कृति है दोस्तों। बात करें हम बालाथल संस्कृति, बालाथल संस्कृति कहाँ की है, ये भी राजस्थान की है। तो दोस्तों याद रखना, ताम्रपाषाण काल में सर्वाधिक स्थल या सर्वाधिक संस्कृति जो मिली है, वो संस्कृति कहाँ पर मिली है, राजस्थान में देखने को मिली है। और बालाथल संस्कृति से क्या खोजा गया या क्या देखा गया, तो बताना कि बालाथल जो संस्कृति से यहाँ से टेराकोटा के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले दोस्तों, टेराकोटा के साक्ष्य मिले हैं, मतलब हमको यहाँ पर भी ईंटों के साक्ष्य देखने को मिलने लगे थे दोस्तों। बात करते हैं हम कि और संस्कृति कौन सी थी दोस्तों, तो और संस्कृति की बात करें तो जौरवे संस्कृति। जौरवे संस्कृति जो थी दोस्तों, ये मान के चले कि ये सर्वाधिक उत्खनन वाली जगह थी, यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्खनन हुए दोस्तों। और जौरवे संस्कृति जो है, ये सबसे विस्तृत संस्कृति या सबसे विस्तृत उत्खनन कह सकते हैं। ये कहाँ पर थी, तो ये महाराष्ट्र की है। ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की है भैया। सबसे विस्तृत उत्खनन, सबसे विस्तृत उत्खनन किस संस्कृति में हुए हैं, तो सबसे विस्तृत उत्खनन के बारे में यदि पूछेगा तो बताना महाराष्ट्र की जौरवे संस्कृति में। मालवा, कायथा, एरण, कौन कौन से दोस्तों, मालवा, कायथा, एरण संस्कृति। ये बहुत आईएमपी है मध्य प्रदेश जैसी परीक्षाओं के लिए। एमपी पुलिस है, एमपी एसआई भर्ती अभी जो आने वाली है दोस्तों, उसमें यहां से क्वेश्चन बनेंगे कि मालवा संस्कृति किस काल में देखी गई, कायथा संस्कृति, एरण संस्कृति ये कहां से देखी गई है, तो ये ताम्रपाषाण काल में देखी गई है। ये तीनों ही जो संस्कृति है, ये संस्कृति कहाँ की संस्कृति है दोस्तों, तो बताना मध्य प्रदेश। ये कहाँ की संस्कृति है, तो आपका आंसर होना चाहिए
कि ये संस्कृति मध्य प्रदेश की संस्कृति है। ये मध्य प्रदेश की संस्कृति कहाँ पर पाई गई, तो ये नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी, या हम बोल सकते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये पाई गई। पश्चिमी मध्य प्रदेश मतलब आपका मालवा वाला एरिया दोस्तों, और मालवा वाला एरिया आप कह सकते हैं इंदौर, उज्जैन, नागदा, इन जगहों पर इन संस्कृति के बारे में बताया गया है दोस्तों कि कैसे मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, एरड़ संस्कृति मध्य प्रदेश में पाई गई। बात करें हम नवदा टोली, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश याद रखना दोस्तों, कहां पर, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। नवदा टोली संस्कृति ये भी कहां की है, तो ये भी मध्य प्रदेश की संस्कृति है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में ये आपको मिलेगी दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। तो आपसे क्वेश्चन यदि पूछ ले कि नर्मदा नदी के तट पर पाई गई मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कौन सी थी, तो आपका आंसर होना चाहिए नवदा टोली संस्कृति दोस्तों। ठीक है, बात करें हम दाइमाबाद संस्कृति, तो दाइमाबाद संस्कृति कहाँ की है दोस्तों, तो दाइमाबाद संस्कृति कहाँ की है बताइए जल्दी से, तो ये महाराष्ट्र की है। ये कहाँ की है, ये महाराष्ट्र की है दोस्तों, ये महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र की इस संस्कृति से याद रखना कि यहां से तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं मिली। 4 प्रमुख वस्तुएं, कितनी वस्तुएं देखने को मिली हैं दोस्तों, तो दाइमाबाद संस्कृति से तांबे की 4 वस्तुएं देखने को मिली हैं। अब वो 4 वस्तुएं कौन कौन सी हैं, तो उनके भी नाम आपको याद रखना है कि पहले संस्कृति जो है या पहली वस्तु जो है, तो यहां पर तांबे की बात करें दोस्तों, तांबे का रथ चलाते मानव। ठीक है, सेकंड क्या मिला है दोस्तों, तो हाथी। ठीक है, थर्ड नंबर क्या मिला है दोस्तों, तो गैंडा। क्या मिला है, गैंडा। तो रथ चलाते मानव का मतलब समझ रहे आप कि रथ चलाते हुए जो मानव है उसकी मूर्ति देखी गई है, मतलब तांबे में कोई ऐसा आकार बनाया गया होगा जिसमें बताया कि यहाँ रथ चलाता हुआ मानव दिखाई दिया। फिर देखा कि हाथी, मतलब उस समय ताम्रपाषाण जो युग चल रहा है, यहाँ से तांबे में हाथी का चित्र भी दिखाई दिया है। फिर बात करें गेंडे की, तो जो गेंडा है ना, ये गेंडा भी यहाँ से पाया गया है दोस्तों। तो जब गेंडा पाया गया तो सांड तो मिलेगा ही मिलेगा ना, है ना। तो यहां से चौथा स्थल क्या मिला है दोस्तों, तो चौथा स्थल सांड। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, ठीक है, कि दाइमाबाद संस्कृति जो महाराष्ट्र में स्थित है, यहां से तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं मिली हैं। कौन कौन सी, तो रथ चलाते हुआ मानव, हाथी, गेंडा और सांड। ठीक है, तो ये कहां से मिले हैं, तो ये दाइमाबाद से मिले हैं दोस्तों। बात करें हम इनाम गांव की दोस्तों, तो इनाम गांव जो है ये सबसे बड़ी बस्ती हुआ करती थी दोस्तों, है ना। इनाम गांव ताम्रपाषाण कालीन युग की सबसे बड़ी बस्ती है, इसको याद रखना, है ना। ये क्या है, तो दोस्तों जगह तो बची नहीं है, यहाँ अपन एडजस्ट करते हैं। सबसे बड़ी बस्ती, तो ताम्रपाषाण कालीन समय की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी हुआ करती थी, इनाम गांव। तो ये याद रखना, इनाम गांव सबसे बड़ी बस्ती हुआ करती थी दोस्तों। और इनाम गांव में ही हम बात करें तो इधर से मिट्टी के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं दोस्तों। ठीक है, और यहीं पर देखें तो मातृ देवी जो प्रचलित थी, हमने पीछे बात की थी मातृ देवी की पूजन, तो मातृ देवी की प्रतिमा ये भी याद रखना, है ना। यहाँ लिख दे रहे हैं इनाम गांव मातृ देवी की प्रतिमा।
तो मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? इनाम गांव संस्कृति से मिली है दोस्तों, और ये सबसे बड़ी बस्ती हुआ करती थी, इसको भी आपको याद रखना है। बात करते हैं हम आगे। तो इन संस्कृतियों के बारे में आपने देखा, जौरवे संस्कृति सबसे आईएमपी संस्कृति है दोस्तों, याद रखना एमपी के एग्जाम के लिए ये आपका मालवा, कायथा, एरन और नैवदा टोली, ये आपके लिए बहुत आईएमपी है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ आपको संस्कृतियों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें संस्कृति का समय, कि ये संस्कृति तो थी, लेकिन इन संस्कृतियों का समय कब से कब तक बताया गया है दोस्तों, उसकी हम बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़े। तो देखें, प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृति, संस्कृति नंबर 1 है, लिखा है कायथा संस्कृति। जहां हमने पीछे बात की थी, कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश की संस्कृति है। कायथा संस्कृति का जो समय माना गया दोस्तों 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व की। तब ईसा पूर्व और ईसवी में कंफ्यूज मत होना दोस्तों, क्योंकि जब हमने इतिहास की परिचय की बात की थी, उधर मैंने आपको बहुत विस्तृत जानकारी में ईसवी और ईसा पूर्व समझाया था दोस्तों। तो इसका समय 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व का माना गया, और इसका जो क्षेत्र या नदी जो है वो कौन सी नदी है दोस्तों? चंबल नदी का क्षेत्र। इस चंबल नदी के क्षेत्र या चंबल नदी के किनारे कौन सी संस्कृति पाई गई? तो आपका आंसर होना चाहिए कायथा संस्कृति, समय 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व। उसके बाद है दोस्तों मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति कहाँ? तो आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश दोस्तों। इसका समय कब से कब तक माना गया? तो 1700 से लेकर 1200 ईसा पूर्व का जो समय था, ये किसका था? मालवा संस्कृति का था। स्थल कौन सा? क्षेत्र नर्मदा नदी। बात करें आहार संस्कृति, अभी मैंने आपको बताया था इसको आहार संस्कृति या आहार संस्कृति कहा जाता है दोस्तों। तो आहार संस्कृति का समय 2100 से लेकर 1500 ईसा पूर्व है दोस्तों। ये कहाँ पर है? तो राजस्थान के उदयपुर। ये उदयपुर आपको याद होना चाहिए, जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो राणा उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिताजी हुआ करते थे, उनके नाम पर महाराणा प्रताप ने जब चित्तौड़ अकबर से हारे थे तो उनके नाम पर एक किले का निर्माण किया, एक घर का निर्माण किया, जिसका नाम रखा था उदयपुर। ठीक है, याद रखना। बात करें हम प्रवास संस्कृति, तो प्रवास संस्कृति का समय 2000 से लेकर 1400 ईसा पूर्व कहाँ पर है? गुजरात का तटीय क्षेत्र दोस्तों। सावल्दा संस्कृति, इधर हमने बात नहीं की संस्कृति की, कुछ संस्कृति ऐसी हैं जो बताई नहीं गई, उनका समय बस बताया गया, उनकी जानकारी नहीं है ज्यादा। जैसे सावल्दा संस्कृति 2300 से लेकर 2000 ईसा पूर्व, महाराष्ट्र का धुलिया, तो महाराष्ट्र के धुलिया में पड़ता है। रंगपुर संस्कृति, इसका समय 1700 से 1400 ईसा पूर्व दोस्तों। तो ये भी कहां पर है? गुजरात का तटीय क्षेत्र। बात करते हैं हम जौरवे संस्कृति, इसका समय 1400 से लेकर 700 ईसा पूर्व है। ये कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र का दायमाबाद और इनाम गांव। ठीक है, जौरवे संस्कृति महाराष्ट्र का जो दायमाबाद है और इनाम गांव, जहां हमने अभी बात की थी इनाम गांव की। ठीक है, कि इनाम गांव जो है यहाँ से मातृ देवी के साक्ष्य मिले हैं, है ना, मातृ देवी, और यही जो है ये सबसे प्राचीन बस्ती हुआ करती थी इनाम गांव। तो ये याद रखना, ये कहाँ पर है? जौरवे में है। तो जौरवे संस्कृति, क्वेश्चन यदि आ जाए कि मातृ देवी की प्रतिमा किस संस्कृति से मिली है, तो ये जौरवे संस्कृति से मिली है। तो ये थी प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृतियां दोस्तों, तो इनको नोट डाउन कर लेना। बात करते हैं हम आगे कि यहाँ हमने ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल समाप्त किया दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ सारी जानकारी दे दी गई है और आपको एक एक जानकारी समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसा समय ला दो दोस्तों कि मैं बार बार आपसे ये आग्रह, ये विनम्रता से ना कहूँ कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं, अगली क्लास हमारी रहने वाली है जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, है ना, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, कोटदीजी, इन सभी के बारे में बात करेंगे कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, कैसे दयाराम साहनी जी आए, कैसे राखालदास बनर्जी आए, है ना, कैसे दो अंग्रेज बर्टन बंधु जो काम कर रहे होते हैं वो आते हैं। इन सभी के बारे में हम विस्तृत जानकारी से बात करेंगे हमारी अगली क्लासेस में जो होने वाली है सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों। तो चलिए, हमें दीजिए इजाजत और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आप स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत दोस्तों, राम राम, राधे राधे। चलिए दोस्तों।